हेलो एवरीवन, आई एम योर एजुकेटर दीपिका। स्टूडेंट, पढ़ाई कैसी चल रही है? मैम हमेशा बोलती हैं सफर खूबसूरत है मंजिल से भी। क्या सफर है हमारा सफर है नीट की एक सीट हासिल करना। आज मैम आपके लिए बाउंस बैक सीरीज में लेकर आ गई हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। इस पूरे चैप्टर में हम देखेंगे किस तरीके से रेस्पिरेशन होता है प्लांट्स में। डिफरेंट साइकिल देखेंगे। क्रेब्स साइकिल आपने नाम सुना हुआ है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ग्लाइकोलिसिस, ये सारी टर्म्स और सारी साइकिल्स हम समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन पूरे जोश के साथ। ये मैम के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है, आपको पसंद आए तो आप लोग पढ़ सकते हैं, राइट। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स स्टार्ट करने से पहले बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो रहा होता है। वो बोलते हैं मैम ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन सिमिलर ही तो चीज है। नहीं बेटा, सिमिलर नहीं है। ब्रीदिंग में आप क्या कर रहे होते हैं? आप इनहेल कर रहे होते हैं और एक्सहेल कर रहे होते हैं। आप ऑक्सीजन को बॉडी में इनहेल कर रहे होते हैं और जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको बॉडी से निकाल रहे होते हैं। तो ये कहलाती है आपकी ब्रीदिंग, जो इन्वॉल्व करती है आपकी इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन। ये चैप्टर मैंने आपको करा दिया, आप जाके देख सकते हैं चैनल में, राइट। तो अब बात करते हैं रेस्पिरेशन क्या है। आपने ऑक्सीजन ली, तो जो आप ऑक्सीजन ले रहे हैं अपने बॉडी में, तो आप कुछ भी खाना खा रहे हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स जा रहे हैं आपकी बॉडी में, उनको आपको ब्रेक डाउन करना है। देन उसके लिए आप ऑक्सीजन का यूज करेंगे और फिर उससे आप एनर्जी बनाएंगे, जिससे आप डे टू डे एक्टिविटी परफॉर्म कर पाएंगे। यही पूरा प्रोसेस कहलाता है क्या? रेस्पिरेशन। इसी तरीके से प्लांट्स में भी होता है कि वो ऑक्सीजन ले रहे होते हैं, राइट। वो भी अपने फूड के ब्रेकडाउन के लिए ऑक्सीजन का यूज कर रहे होते हैं और एनर्जी रिलीज हो रही होती है, और अपनी डे टू डे एक्टिविटीज के लिए वो ये सारी चीजें उनको हेल्प कर रही होती हैं। तो प्रोसेस रेस्पिरेशन ब्रीदिंग समझ में आ गया आपको, एनिमल्स में भी प्लांट्स में भी। अब हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं इन प्लांट्स। तो प्लांट्स परफॉर्म फोटोसिंथेसिस टू क्रिएट शुगर्स। वही बात है कि वो भी अपना खाना बना रहे होते हैं, राइट। ऑक्सीजन का यूज कर रहे होते हैं, जो कि मैंने आपको समझाया। फिर उससे एनर्जी रिलीज होती है। ये वाली इक्वेशन आपने अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ी हुई है, C6H12O6 प्लस CO2। और आपका ये क्या देगा? अगर हम यहाँ पे कराएं तो यहाँ पे O6 भी आना चाहिए आपका, C6H12O6 यहाँ पे ऐड कर लो, राइट। अगर उसकी प्रेजेंस में ग्लूकोज हमने लिया, प्लांट ने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसका ब्रेकडाउन हुआ, हमारे पास क्या आ गया? 6CO2 प्लस H2O और हमारा ATP, राइट। तो ये जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई, इसकी हेल्प से प्लांट्स अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज करते हैं। ऐसे ही एनिमल्स में होता है कि आप अपने मैक्रोमोलिक्यूल्स को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन का यूज करते हैं ताकि एनर्जी रिलीज होए। एनर्जी रिलीज होगी तो आप डे टू डे एक्टिविटी कहलाएंगे, कर पाएंगे। तो यही पूरा प्रोसेस कहलाता है आपका क्या? रेस्पिरेशन। और बेसिकली इस चैप्टर में हम रेस्पिरेशन देखेंगे कहाँ पे? प्लांट्स में हम देखेंगे। तो इक्वेशन आपकी यही है, दिस प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज एसेंशियली द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बट इन रिवर्स। तो वही सारी चीजें बताई हैं। अब टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन क्या होते हैं आपने पढ़ा हुआ है, ये एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट होता है या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आपका रेस्पिरेशन होता है, तो वो कहलाएगा आपका क्या? एरोबिक रेस्पिरेशन, राइट। देन आप एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करें, वो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन रिक्वायर करता है आपका ऑक्सीजन। इसके एंड प्रोडक्ट होते हैं CO2, वाटर एंड आपका एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। तो पूरी रिएक्शन देख लेते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन की, साइकिल की हेल्प से भी पूरा समझाऊंगी। इक्वेशन C6H12O6 CO2 ऑक्सीजन के साथ मिलके CO2 वाटर एंड एनर्जी बना रहा है, 38 ATP यहाँ पे हमारे रिलीज होते हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन अकर्स इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसी के बारे में बात किया। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन के जो एंड प्रोडक्ट होते हैं वो आपके होते हैं लैक्टिक एसिड, इथेनॉल। तो ये इसके एंड प्रोडक्ट होते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर रेस्पिरेशन हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा आपका? एनारोबिक रेस्पिरेशन। एंड प्रोडक्ट बता दिया मैंने आपको, इथेनॉल होता है, CO2 होता है और लैक्टिक एसिड होता है।
इक्वेशन अगर देखें अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की तो C6H12O6 ग्लूकोज को अगर ब्रेक डाउन कर रहे हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन तो आपके पास क्या आ जाएगा, इथेनॉल आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगी, और यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होगी वो भी सिर्फ 2 ATP होगी, जबकि हम एरोबिक रेस्पिरेशन में देख रहे थे वहां पे आपको 38 ATP मिल रहा था, राइट। आगे देख लेते हैं। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ग्लाइकोलिसिस, सबसे पहला इस चैप्टर में आ जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया ग्लाइकोलिसिस पढ़ना है हमको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ना है, हमने क्रेब्स साइकिल पढ़नी है और रेस्पिरेटरी क्वोशेंट के बारे में। ये 4 मेजर हाइलाइट्स हैं इस चैप्टर की, इन सब के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा होता है और ये किस जगह होता है? ये होता है प्लांट्स की बॉडी में साइटोप्लाज्म में। तो देख लेते हैं, मेटाबॉलिक पाथवे है जो कन्वर्ट करता है 6 कार्बन कंपाउंड जो कि है हमारा ग्लूकोज को इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट जो कि आपका 3 कार्बन कंपाउंड होता है। साइटोप्लाज्म ऑफ सेल में इसकी लोकेशन होती है, ये ऑलरेडी बता दिया है मैंने। यहाँ पे भी ATP प्रोड्यूस होता है विदाउट ऑक्सीजन। यस, यहाँ पे पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है। क्यों होता है पार्शियल ऑक्सीडेशन, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी कि पार्शियल ऑक्सीडेशन ग्लाइकोलिसिस में कैसे होता है, राइट। तो स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस हम डायग्राम में भी देख लेंगे, पहले आप यहाँ पे समझ लो। सबसे पहले फॉस्फोराइलेशन होता है, यानी कि ग्लूकोज पे एक फॉस्फेट हम ऐड कर देते हैं तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन जाता है हमारा। देन फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को हम कन्वर्ट कर देते हैं फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट यूजिंग 1 ATP, इधर भी 1 ATP यूज करते हैं। अब 1,6 बिस फॉस्फेट को हम स्प्लिट करते हैं 3 कार्बन कंपाउंड में, दैट इज ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो कि कन्वर्ट हो जाता है G3P में। अब ये क्या है इसके बारे में भी पढ़ेंगे। और एनर्जी पे ऑफ यहाँ इस वाले स्टेप्स में आ जाता है, राइट। इधर पूरा डायग्राम है, आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से ये सारी चीजें हो रही हैं। तो पे ऑफ फेज क्या है, स्टेप्स क्या हैं, कहाँ पे हो रहा है, क्या जरूरत है, क्यों पार्शियल ऑक्सीडेशन है, पूरा डायग्राम की हेल्प से मैं समझाऊंगी। नेट गेन ग्लाइकोलिसिस में आपका 2 ATP होता है, NADH2 बनते हैं, पायरुवेट भी 2 बनते हैं, राइट। एक मॉलिक्यूल ऑफ आपका NADH 3 ATP बना रहा होता है और किस तरीके से चीजें होंगी इस डायग्राम में देख लेते हैं। ग्लूकोज है हमारा 6 कार्बन कंपाउंड, यहाँ पे हमने ATP का यूज करके ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाया, देन फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना हमारा, इधर एक और ATP यूज किया फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। अब हमें स्प्लिट करना है इसे 3-3 कार्बन कंपाउंड में, तो यहाँ पे हमारा बन गया ट्रायोस फॉस्फेट और ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो कि आपका G3P, यहाँ पे मैंने बोला था ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो ये सारी चीजें याद करने वाली हैं, लिख लिख कर देखोगे सारा डायग्राम आपको याद हो जाएगा। देन यहाँ पे आपका NADH रिलीज हुआ, राइट, और देखो यहाँ पे हाइड्रोजन भी रिलीज हो रहा है, राइट। तो यही कहला रहा है पार्शियल ऑक्सीडेशन, क्योंकि वहां पे बोला हो गया है कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये सारा प्रोसेस हो रहा है ग्लाइकोलिसिस, और पार्शियल ऑक्सीडेशन भी बोला गया है। देखा हमने पीछे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका हाइड्रोजन भी रिलीज हो रहा है, इसलिए इसको पार्शियल ऑक्सीडेशन बोला गया है, राइट। देन ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा ट्रायोस बिसफॉस्फेट में, यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 किया गया है क्योंकि एंड में हमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या मिलेंगे, पायरुवेट मिलेंगे और पायरुविक एसिड मिलेगा। देन इधर यहाँ पे तो हमने ATP यूज किया है, अगर आप देखो तो इधर ATP यूज किया है, इधर आपका ATP रिलीज हो रहा है, तो इसीलिए मैं पूरा आपको बताऊंगी। ट्रायोस बिसफॉस्फेट कन्वर्ट हुआ ट्रायोस फॉस्फेट में, ट्रायोस फॉस्फेट कन्वर्ट हुआ 2 फॉस्फोग्लिसरेट में, राइट। देन यहाँ पे ये कन्वर्ट हुआ फॉस्फोग्लिसरेट फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कन्वर्ट हुआ पायरुविक एसिड में। तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल यूज हो गए ATP के और इधर 2 रिलीज हो रहे हैं, बट यहाँ पे NADH भी रिलीज कर रहा है। तो NADH यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स आप मल्टीप्लाई 2 कर रहे हैं क्योंकि
आपके 2 मॉलिक्यूल यूज हो एंड में प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। तो टोटल हमारा नेट गेन अगर हम देखें तो वो हो जाएगा हमारा कितना, 2 ATP, 2 पायरुवेट बनेंगे और 2 ही आपके NADH बन रहे हैं, राइट। तो आगे चलते हैं, पूरा प्रोसेस लिखकर देखोगे तो समझ में आ जाएगा। 2 हमारे यूज हो रहे थे, 2 ATP, 2 ही हमारे ATP रिलीज हो रहे हैं, बट NADH यहाँ पे 2 बन रहे हैं। तो एक NADH से 3 ATP बनते हैं, तो 2 से 6 बन जाएंगे, राइट। तो उसी तरीके से पूरा जो नेट गेन होगा ATP का वो कितना होगा आपका, 2 हो जाएगा, जिनको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो ग्लाइकोलिसिस पूरा समझ में आया आपको। अब बात करते हैं फर्मेंटेशन की, कि फर्मेंटेशन कौन कौन से होते हैं। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है आपका, और आपका होता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ये होता है इन द एब्सेंस ऑफ आपका ऑक्सीजन, यही एनारोबिक कंडीशन कहलाएगी फर्मेंटेशन में, कि एनारोबिक कंडीशन में हो रहा होता है, राइट, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं हो रहा होता है। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली है, जो कि जिसके एंड प्रोडक्ट होते हैं इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और आपका क्या, ATP। देन ये कहाँ हो रहा होता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ये हो रहा होता है आपका यीस्ट में, और आपका हो रहा होता है ये प्लांट सेल्स में। एंड प्रोडक्ट देख लिया हमने। एंजाइम कौन से यूज हो रहे होते हैं, यहाँ पे हो रहे होते हैं पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज एंड अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज एंड आपका अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, ये दोनों एंजाइम का यूज करके हम कौन से प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, हम बना रहे होते हैं इथेनॉल, CO2 बना रहे होते हैं, जो इसके एंड प्रोडक्ट होते हैं, और 2 ATP हमारे बन रहे होते हैं। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की बात कर ली हमने। देन हम बात करेंगे यहाँ पे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की। अब लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन क्या है, इसके एंड प्रोडक्ट अगर अब हम देखें तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के एंड प्रोडक्ट हमारे होते हैं लैक्टिक एसिड, एंड हमारा इसमें भी 2 ATP बन रहे होते हैं। ये होता है बैक्टीरिया में, और अगर हमारे मसल्स में हम अगर एक्सेसिव एक्सरसाइज कर लेंगे तब भी आपका लैक्टिक एसिड बन जाता है। समझ में आई आपको ये बात, कि जो हमारे एंड प्रोडक्ट होते हैं, क्योंकि एंड प्रोडक्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, एंड प्रोडक्ट होंगे। अगर हम बात करें अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की, वहां पे होगा आपका इथेनॉल, CO2 और आपकी ATP बनेंगे। देन इधर पे आपकी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की बात करें तो यहाँ पे क्या बन रहा है आपका, यहाँ पे बन रहा है आपका लैक्टिक एसिड बन रहा है, राइट। सॉरी, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका बन रहा है लैक्टिक एसिड और ATP, और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की बात कर रहे हैं तो वहां पे बन रहा है आपका इथेनॉल और ATP। कंफ्यूजन नहीं करना है, एक और बार मैं बता देती हूँ कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में आपका एंड प्रोडक्ट रहेगा इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और आपका ATP। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में होगा आपका एंड प्रोडक्ट लैक्टिक एसिड एंड ATP, राइट। ये हमारा प्रेजेंट हो रहा है, कहाँ पे होता है ये पूरा फर्मेंटेशन, यीस्ट में और सम प्लांट्स में। और आपका लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है बैक्टीरिया में एंड आपकी मसल्स में, जब आप एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हैं, राइट। देन आगे चलते हैं, गिव मी अ मिनट। अब बात, यही डायग्राम दिखाया हुआ है कि मेजर पाथवेज ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। यहाँ पे ग्लूकोज से ग्लिसरल एल्डिहाइड 3-फॉस्फेट बना, यहाँ पे हम NADH रिलीज हो रहा है, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। देन यहाँ पे फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, ये वही ग्लाइकोलिसिस दिखाया जो पायरुविक एसिड बना। इससे अगर हमें NADH, आपका NAD दोबारा से रिसाइकल करना है तो या तो हम उसे लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करेंगे या आपका इथेनॉल में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि बैक्टीरिया में ETS नहीं होता है। ETS में हम एनर्जी करेंसी बना रहे होते हैं, ATP बना रहे होते हैं, लेकिन जो बैक्टीरियाज होते हैं वहां पे, क्योंकि हमने देखा जो ये एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, फर्मेंटेशन हो रहा है, यीस्ट में हो रहा है आपका, राइट, बैक्टीरियाज में हो रहा है। तो बैक्टीरियाज और यीस्ट में आपका ETS परफॉर्म नहीं हो रहा होता है, वहां पे डायरेक्टली आपका ATP नहीं बन रहा होता है। तो ETS में हम ATP एनर्जी करेंसी बना रहे होते हैं, राइट। पूरा प्रोसेस समझाऊंगी किस तरीके से चीजें होती हैं। तो इसीलिए यहाँ पे हम NAD+ को रिसाइकल कर लेते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये रिसाइकल हो जा रहा है।
राइट, समझ में आया आपको सारी चीजें? गिव मी अ मिनट। तो यहाँ पे जो भी हमारा ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस था, हम बैक्टीरिया में क्या कर रहे हैं, पायरुविक एसिड को कन्वर्ट कर रहे हैं अपना आइदर लैक्टिक एसिड में, और हम अपना कन्वर्ट कर रहे हैं इथेनॉल में, जिसकी वजह से हमारे पास NAD+ आ जा रहा है, इधर भी NAD+ आ जा रहा है। राइट, समझ में आया? अब बात कर लेते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन की। ऑलरेडी हमने समझ लिया एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन। अगर एरोबिक रेस्पिरेशन को डिटेल में देखें या इनका कंपैरिजन भी आगे हम देखेंगे तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। राइट, in this process the complete oxidation of organic substance takes place in the presence of oxygen releasing water, carbon dioxide and enormous amount of energy। ये सब हमने देख लिया। मोस्ट कॉमनली फाउंड होता है ये हायर ऑर्गेनिज्म में, इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया। For it occur inside mitochondria, ultimate product of glycolysis, pyruvate is moved from cytoplasm into mitochondria। Some important event यहाँ क्या होता है, यहाँ पे complete oxidation हो जाता है पायरुवेट का, leaving 3 molecules of CO2, और ये इलेक्ट्रॉन passing electron eliminated as a part of hydrogen atom 2 molecular of oxygen with a parallel synthesis of आपका ATP। समझ में आया आपको? एरोबिक रेस्पिरेशन में मोटा मोटा अगर हम समझ ले तो यही है कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा होता है यहाँ पे। राइट, जिससे आपके क्या बन रहे होते हैं, हम अगर आप इधर देखेंगे तो आपको क्या क्या मिल रहे थे यहाँ पे, कंप्लीट ऑक्सीडेशन अगर हो रहा था। ये तो हम एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं। हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो यहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा होता है आपका। राइट, और आपको लिविंग 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 यहाँ पे मिल रहे होते हैं। राइट, तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन है, लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन में इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये सारी चीजें हो रही होती हैं। समझ में आया आपको? देन हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ये कहाँ हो रहा होता है? ये होता है आपका इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, अगर हमें एनर्जी करेंसी बनानी है यानी कि ATP बनाना है और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कराना है, तो इस पूरे सिस्टम को पढ़ना होगा। क्यों? क्योंकि पूरा प्रोसेस में किस तरीके से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा है, क्या क्या कॉम्प्लेक्सेस हैं, पूरी चीजें डायग्राम से हम समझ लेंगे। तो देखते हैं चीजें। राइट, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो NADH और FADH2 डोनेट करते हैं यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन टू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और इलेक्ट्रॉन पास थ्रू डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस। मैंने वही बताया आपको कि जो NADH है, FADH है, इनको हम बैक्टीरिया में क्या कर रहे थे, रिस्टोर कर रहे थे, क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नहीं थी। बट अगर हम बात करें प्लांट्स के बारे में तो यहाँ पे क्या करेंगे, वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में आपका ये प्रोसेस हो रहा होता है क्या, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। यहाँ पे क्या हो रहा होता है आपका, NADH FADH2 डोनेट करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन, ताकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और वो पास कर रहे होते हैं आपके डिफरेंट पास होते हैं डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस से, और रिलीज हो रही होती है वहां पे एनर्जी, और पंप कर रहे होते हैं आपके प्रोटॉन अक्रॉस द मेम्ब्रेन। जब प्रोटॉन ग्रेडियंट बन जाता है तो ATP सिंथेसिस वाया ATP सिंथेस हो जाता है। फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आपका ऑक्सीजन होता है जो कि वाटर फॉर्म करता है। यहाँ पे 1 NADH आपको देगा 3 ATP, 1 FADH2 देगा आपको 2 ATP। मोटा मोटी समझ में आ गई आपको बात कि हमें एनर्जी करेंसी बनानी है। हम क्या करेंगे, जो भी हमारे NADH FADH2 हमारे पास है वो अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे। वो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, एनर्जी का रिलीज होगा, प्रोटॉन ग्रेडियंट बनेगा। जब प्रोटॉन ग्रेडियंट बन जाएगा देन आपका जो ATP सिंथेज है वो आपका ATP सिंथेसिस करा देगा। यही पूरा प्रोसेस है, इसको डायग्राम की हेल्प से देखते हैं। राइट, तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तो ये हमारा किधर हो रहा है, आपको मैंने बताया इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है। डायग्राम से देखो, ये रहा आपका इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ये रहा आपका इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, और ये रहा आपका मैट्रिक्स। अपनी अपनी NCERT ओपन करके बैठ जाइए, डायग्राम को अच्छे से समझिए,
क्योंकि इस पूरे चैप्टर में चाहे ग्लाइकोलिसिस हो या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो या आपका क्रेब्स साइकिल हो, सबका एक एक स्टेप आपको याद होना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि किस तरीके से कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, कहाँ पे आपका एटीपी आप यूज कर रहे हैं, कहाँ पे आप एटीपी रिलीज कर रहे हैं, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, आपका इंटर मेम्ब्रेन जो आपका स्पेस है वो इधर दिखाया गया है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इधर दिखाई गई है, मैट्रिक्स इधर दिखाई गई है, राइट। तो कॉम्प्लेक्सेस की मैंने बात करी थी, ये आपका कॉम्प्लेक्स 1 है जिसको NADH डिहाइड्रोजिनेज कहते हैं, राइट। तो यहाँ पे NADH कन्वर्ट हुआ NAD प्लस में, इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन मिले। मैंने बोला आपको कि NADH और FADH अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहे होते हैं, फिर यही इलेक्ट्रॉन्स आपके कहाँ कॉम्प्लेक्सेस के थ्रू मूव कर रहे होते हैं। हाइड्रोजन आपका जो प्रोटॉन ग्रेडियंट बन रहा होता है एंड में, उसी की वजह से एटीपी सिंथेस आपका एटीपी सिंथेसिस करा देता है, राइट। और आपको यहाँ से एनर्जी करेंसी एटीपी ही तो बनाना था, एंड में वो हो जाता है। और ऑक्सीजन आपका एज अ एक्सेप्टर कहलाता है, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जो कि आपका वाटर फॉर्म करता है। एमसीक्यू में ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, तो ऑक्सीजन है आपका फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो देख लेते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आए आपके, यहाँ पे FMN FES के थ्रू ट्रांसपोर्ट हुए, देन यूबिक्विनोन, और इस तरीके से आपके इलेक्ट्रॉन ये ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। अगर हम कॉम्प्लेक्स 3 की बात करें तो ये कहलाता है आपका साइटोक्रोम BC1, कॉम्प्लेक्स सेकंड है आपका सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। ये कॉम्प्लेक्सेस के नाम है, मैं आपको समझा रही हूं, ऐसे आपको याद नहीं होंगे, लिख लिख कर देखोगे तो सारी की सारी चीजें आपको याद होती चली जाएंगी। इलेक्ट्रॉन इस तरीके से ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे हाइड्रोजन का भी ग्रेडियंट, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन भी रिलीज हो रहा है तो ग्रेडियंट बन रहा है, राइट। देन कॉम्प्लेक्स 1 की बात कर ली, सेकंड की बात कर ली, थर्ड की बात कर ली। अगर आप इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट देखें तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस के थ्रू, राइट। सक्सिनेट फ्यूमरेट में यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ कॉम्प्लेक्स सेकंड, दैट इज सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, राइट। समझ में आया ये? आगे देखते हैं। आगे बात करें, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हुआ, फिर हमारा ये कॉम्प्लेक्स 4 क्या है, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। यहाँ पे एंड में क्या हो रहा है, एंड में आपके देखेंगे तो 2H+ इधर आ रहे हैं, राइट। ऑक्सीजन यहाँ पे हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करके H2O बना ले रहा है, इसीलिए ऑक्सीजन को हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो फाइनल, क्योंकि आपका हाइड्रोजन बना दे रहा है आपका ऑक्सीजन यूज करके आपके क्या, एंड फाइनल में वो एक्सेप्ट कर रहा है, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है ऑक्सीजन, और आपका क्या बना रहा है वो एंड में हाइड्रोजन बना दे रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर ये इस तरीके से जैसे जैसे आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं डिफरेंट आपके कॉम्प्लेक्सेस से, कॉम्प्लेक्स 1 2 3 4 आपके जितने भी कॉम्प्लेक्स हैं डिफरेंट नेम है। जैसे कॉम्प्लेक्स 1 को NADH डिहाइड्रोजिनेज बोला गया है, कॉम्प्लेक्स 2 को आपका सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, कॉम्प्लेक्स 3 को आपका साइटोक्रोम BC1 बोला गया है, एंड आपका कॉम्प्लेक्स 4 को साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज बोला गया है। तो ये नाम भी याद रखो आप। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस से, राइट। देन एंड में आके ऑक्सीजन फाइनल एक्सेप्टर हो जा रहा है और हाइड्रोजन बना दे रहा है। इसी की वजह से आपका हाइड्रोजन या प्रोटॉन ग्रेडियंट बन रहा है किधर, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, और ये ड्राइव कर दे रहा है एटीपी सिंथेस को कि वो यहाँ पे एटीपी का सिंथेसिस करे। हमारा मेन मोटिव यही था पूरे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कि हम एटीपी का सिंथेसिस करा दें, तो एटीपी यहाँ पे सिंथेसिस हो जाएगी, राइट। समझ में आ गया आपको कि किस तरीके से पूरा जो प्रोसेस है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का कौन कौन से कॉम्प्लेक्सेस से होकर हो रहा है। आपका कॉम्प्लेक्स 1 दैट इज NADH डिहाइड्रोजिनेज, कॉम्प्लेक्स 2 आपका सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, देन आपका जो कॉम्प्लेक्स 3 है साइटोक्रोम BC1, कॉम्प्लेक्स 4 है आपका साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। तो ये सारी चीजें याद रखनी है।
अगर हम डायग्राम की बात करें अपना एटीपी सिंथेस की, तो मैं आपको दिखा देती हूँ, गिव मी अ मिनट। आपको देखो ये डायग्राम है आपका एटीपी सिंथेस का, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है ये किसका, आपका एटीपी सिंथेसिस का, किस तरीके से आपका एटीपी यहाँ पे ग्रेडियंट बना आपका, देन आपका एटीपी फॉर्मेशन हो रहा है। F0 और F1 इनकी सब यूनिट्स होती हैं, तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है डायग्राम में, डायग्राम की लेबलिंग भी याद करो, राइट। और जो ETS है या ग्लाइकोलिसिस है उसको खुद बना के देखोगे तो चीजें अपने आप आपकी याद हो जाएंगी आपको। देन अभी बात कर लेते हैं हम किधर, ये हमने देख लिया अपना ETS। देन हम बात करेंगे कंपैरिजन बिटवीन फर्मेंटेशन एंड आपका एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट डिग्रेडेशन होता है ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का, एंड फर्मेंटेशन में पार्शियल ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का यहाँ पे। लेकिन जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसमें कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा होता है, एनारोबिक आपका जो रेस्पिरेशन है उसमें आपका इनकम्प्लीट या पार्शियल ऑक्सीडेशन हो रहा होता है। एरोबिक कंडीशन formation leads to formation of several molecules of ATP, whereas the net gain of only 2 molecule of ATP observed for each molecule of glucose degraded to pyruvic acid in the process of fermentation. In fermentation, NADH is oxidized into NAD plus slowly, whereas in the same reaction vigorously under aerobic respiration. तो aerobic respiration में ये process जैसे कि जो conversion हो रहा है फर्मेंटेशन में, NADH अगर ऑक्सीडाइज हो रहा है NAD प्लस में, वहां पे स्लोली हो रहा होता है। बट यही प्रोसेस अगर हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करेंगे, वहां पे यही सारा प्रोसेस बहुत विग्रसली हो रहा होता है, राइट। तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि पायरुवेट ऑक्सीडेशन क्या है लिंक रिएक्शन। अब लिंक रिएक्शन का यूज कहाँ पे है, लिंक रिएक्शन में जो आपका एसिटाइल CoA बनेगा उसको हम यूज करेंगे क्रेब्स साइकिल में। तो किस तरीके से ये प्रोसेस है, कहाँ पे हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हो रहा है। यहाँ पे जो हमारा पायरुवेट बन रहा था ग्लाइकोलिसिस में, वो कन्वर्ट हो रहा है एसिटाइल CoA में, और ये प्रोड्यूस कर रहा है 1 NADH पर पायरुवेट, तो लिंक रिएक्शन कहलाएगी ये। और जो आपका एसिटाइल कोएंजाइम है, इसको किस तरीके से क्रेब्स साइकिल में यूज कर रहे हैं, इसीलिए इस प्रोसेस को हम लिंक रिएक्शन बोल रहे हैं। तो लिंक रिएक्शन में जो एसिटाइल CoA बन रहा है उसका यूज करेंगे क्रेब्स साइकिल में। क्या क्या स्टेप्स हैं उसके बारे में देख लेते हैं। ये डायग्राम देख लो, ये डायग्राम है सिट्रिक एसिड साइकिल का या आपकी क्रेब्स साइकिल का। क्या कहाँ पे ये बनते हैं प्रोडक्ट, इसमें किधर किधर कौन कौन से एंजाइम इन्वॉल्व हैं, क्या क्या एनर्जी करेंसी यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है, उसके बारे में हम सारी बात करेंगे, राइट। तो क्रेब्स साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल के बारे में बात करते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में है। माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन इस तरीके से भी बन सकता है कि ETS कहाँ हो रहा है, क्रेब्स साइकिल कहाँ हो रहा है, ग्लाइकोलिसिस किधर हो रहा है। तो ये सारी बातें याद रखो कि क्रेब्स साइकिल आपकी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हो रही है, ETS मैंने बताया आपको इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में हो रही थी आपकी, और ग्लाइकोलिसिस किधर हो रहा था, आपका साइटोप्लाज्म में हो रहा था। तो यहाँ पे भी मिसमैच करके आपको दे दिया जा सकता है MCQ में कि किस तरीके से कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पे बन रहा है, या कौन सी साइकिल कौन से पार्ट ऑफ प्लांट में बन रही है या हो रही है, राइट। तो देखते हैं क्रेब्स साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल, जो कि आपकी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होती है। हम क्या करते हैं, एसिटाइल कोएंजाइम जो कि 2 कार्बन कंपाउंड है वो कंबाइन होता है ऑक्सैलो एसीटेट के साथ। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो कि 4 कार्बन कंपाउंड है, सिट्रिक एसिड बना देता है। सिट्रिक एसिड क्या है आपका, 6 कार्बन कंपाउंड है। तो यहाँ पे ऑक्सैलो एसिटिक एसिड आपका एसिटाइल कोएंजाइम के साथ बाइंड करके आपका 6 कार्बन कंपाउंड बना देता है, जो कि है आपका सिट्रिक एसिड। सीरीज ऑफ रिएक्शन के बाद रिलीज होती है आपकी CO2, NADH, FADH2, ATP। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड यहाँ पे रीजनरेट कर देते हैं प्रोडक्ट पर साइकिल फॉर आपका एसिटाइल CoA 3 आपके NADH बनते हैं, एक आपका FADH2 बनता है, एक आपका GTP बनता है, 2 आपके कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। नेट गेन कितना होता है यहाँ पे, ये सारे पॉइंट्स इसलिए लिखवाए हुए हैं
क्योंकि आप ये सारी चीजें याद रखें, क्वेश्चन दे दिए जाते हैं इससे, साइकिल की हेल्प से। डायग्राम जो है पूरा डायग्राम की हेल्प से सारी साइकिल मैं आपको समझा दूंगी, उसकी चिंता मत करो, क्योंकि ये पॉइंट्स याद होने चाहिए कि कौन सा कंपाउंड किससे कंबाइन होके कितने नंबर का आपका कंपाउंड बना रहा है, कार्बन का नेट गेन कितना हो रहा है। तो वही सारी चीजें मैंने पॉइंट्स की फॉर्म में इधर लिख दी है। नेट गेन पर ग्लूकोज अगर हम देखें तो 6 NADH बनते हैं आपके, गेन 2 FADH2, 2 ATP आपके बन रहे होते हैं और 4 मॉलिक्यूल और ऑफ आपके CO2 बन रहे होते हैं यहाँ पे। तो पाइरुवेट की अगर हम बात करें, सबसे पहले पाइरुवेट एसिटाइल कोए में कन्वर्ट हुआ विद द हेल्प ऑफ आपका लिंक रिएक्शन। फिर आपका ये एसिटाइल कोए क्या कर रहा है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो कि 4 कार्बन कंपाउंड की हेल्प से कन्वर्ट हो जा रहा है सिट्रिक एसिड में। फिर ये अल्फा कीटो ग्यूटेरिक एसिड में हो रहा है। अल्फा क्यूटो, अल्फा से याद रखो, सिर्फ यही पूरी साइकिल में 5 कार्बन कंपाउंड है अल्फा। अब अल्फा कीटो ग्यूटेरिक जो एसिड है आपका वो, राइट, यहाँ पे रिलीज हो गया आपका NADH। देन अगेन अल्फा कीटो ग्यूटेरिक एसिड आपका सक्सीनिक एसिड में रिलीज हो, सक्सीनिक एसिड बना, यहाँ पे भी रिलीज हो रहा है आपका क्या, NADH+। देन सक्सीनिक एसिड कन्वर्ट हुआ मैलिक एसिड, यहाँ पे आपका रिलीज हो गया FADH2। मैलिक एसिड जब कन्वर्ट होगा आपका ऑक्सैलो एसिटिक में, यहाँ पे भी बनेगा आपका क्या, आपका बन जाएगा NADH। इस पूरी साइकिल को हम बोल रहे होते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल। इसके सारे स्टेप्स याद रखो कि 2 कार्बन कंपाउंड दैट इज एसिटाइल कोए कंबाइन कर रहा है किससे, 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से, और वो बाइंड करके क्या बना दे रहा है आपका 6 कार्बन कंपाउंड दैट इज सिट्रिक एसिड। फिर सिट्रिक एसिड कन्वर्ट हो रहा है आपका 5 कार्बन कंपाउंड दैट इज अल्फा कीटो ग्यूटेरिक एसिड, यहाँ पे रिलीज हो रहा है आपका NADH। देन उसके बाद अल्फा कीटो ग्यूटेरिक एसिड आपका कन्वर्ट हो रहा है 4 कार्बन कंपाउंड दैट इज सक्सीनिक एसिड, यहाँ पे भी आपका रिलीज हो रहा है एक NADH+। फिर सक्सीनिक एसिड कन्वर्ट हो रहा है आपका 4 कार्बन कंपाउंड दैट इज मैलिक एसिड, यहाँ पे आपका FADH2 रिलीज हो रहा है, ये अगेन रीजनरेट हो जा रहा है और यहाँ पे रिलीज कर रहा है ये क्या, NADH+2। तो ये पूरी साइकिल समझ में आपको आई होगी किस तरीके से लिंक रिएक्शन में हमारा एसिटाइल कोए बना, और एसिटाइल कोए की हेल्प, एसिटाइल कोए का यूज करके हमने 6 कार्बन कंपाउंड बनाया विद द हेल्प ऑफ कौन कौन से, एसिटाइल कोए और ऑक्सैलो एसिड की हेल्प से हमने बना दिया सिट्रिक एसिड। तो ये पूरी साइकिल आप देख सकते हैं, समझ में आई होगी। और एंड में हमें क्या मिल रहा है, हमारे 6 NADH, 2 FADH2, 2 ATP और 4 हमारे CO2, राइट। समझ में आया ये वाली साइकिल, ये पूरी साइकिल आपको दिखाई गई है इधर। यही सारी चीजें जो भी मैंने आपको बताई वो लिखी हुई हैं। देन आगे चलते हैं, रेस्पिरेटरी कोशेंट क्या होता है। तो रेस्पिरेटरी कोशेंट की अगर हम बात करें, अगर हम देखें वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व टू O2 कंज्यूम ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, यही क्या कहलाएगा आपका रेस्पिरेटरी कोशेंट कहलाएगा। NCERT में ये एंड में दिया हुआ है ये वाला टॉपिक, समझ में आया आपको। रेस्पिरेटरी कोशेंट किसे कहते हैं, ये क्या है, रेशो ऑफ CO2 इवॉल्व और टू द O2 कंज्यूम ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, यानी कि RQ क्या है आपका, RQ अगर हम देखें तो ये है रेशो ऑफ वॉल्यूम ऑफ CO2 कंज्यूम्ड डिवाइडेड बाय आपका वॉल्यूम ऑफ O2 इवॉल्व, वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम्ड, यहाँ पे इवॉल्व हो जाएगा CO2 इवॉल्व। रुको मैं इसको अच्छे से लिख देती हूँ आपके लिए, गिव मी अ मिनट ताकि आपको अच्छे से दिखे। RQ क्या है, रुको, RQ क्या है हमारा, RQ है हमारा वॉल्यूम ऑफ CO2, वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व्ड और आपका वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम्ड, वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम्ड।
राइट, समझ में आया आपको? ये है हमारा पूरा क्या RQ, कि RQ क्या है, रेशो है आपका वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ O2 आपका जो कंज्यूम्ड हो रहा है। तो डिफरेंट डिफरेंट जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट में इसकी वैल्यू आ जाती है आपकी 1, फैट्स में आ जाती है 0.7, प्रोटीन्स में आ जाती है आपकी 0.8। तो ये RQ है। डिफरेंट डिफरेंट जो क्वेश्चन इस तरीके से बना दिए जाएंगे कि मैक्रोमोलिक्यूल्स की डिफरेंट डिफरेंट रेस्पिरेटरी क्वेश्चन देके उनको मिसमैच कर दिया जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें भी याद रखो ताकि आपको सारी चीजें समझ में आती रहे। राइट, ये वाली चीज हमने देख ही ली। देन फिनिक्स टेस्ट सीरीज आपके लिए चल रही है नीट 2025 के लिए, जिसमें आपको 10 फुल टेस्ट एज पर लेटेस्ट NTA सिलेबस कराए जा रहे हैं। क्वेश्चंस आपके पुट ऑन करे जा रहे हैं इंडिया टॉप एजुकेटर के थ्रू। डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको वहां पे वीडियो की फॉर्म में मिल जाएगा। जो भी आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है उसको सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। राइट, और इतने अमाउंट में आपका ये प्रोवाइड किया जा रहा है। आप मेरा कोड लगा सकते हैं दीप20 अगर आप कोड लगाएंगे तो यहां से भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। राइट, डिफरेंट डिफरेंट बैचेस आपके चल रहे हैं, एनरोल करिए और अपना नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन लें और अपनी पढ़ाई को बेहतर करिए। डिफरेंट डिफरेंट आपके एजुकेटर्स आपको पढ़ा रहे हैं। किसी भी एजुकेटर से आपको पढ़ना हो, इंग्लिश लैंग्वेज में आपको क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं, जिसमें टेस्ट आपके रिकॉर्डेड और आपकी लाइव फॉर्म्स में भी क्लासेस ली जा रही हैं। राइट, कोड मैंने बता दिया, आपको यूज कर सकते हैं मेरा कोड दीप20, दैट इज DEEP20 दीप20। आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं, इससे भी आपको डिस्काउंट मिलेगा। राइट, दीप20। राइट, गिव मी अ मिनट, अच्छे से लिख देते हैं दीप20। राइट, तो जितना भी चैप्टर था ये रेस्पिरेशन इन प्लांट, इसमें हमने देख लिया रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग का जो कंफ्यूजन बच्चों को रहता है वो समझ लिया हमने। देन हमने सबसे पहले देखा एरोबिक रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग का डिफरेंस समझा। देन हमने देखा रेस्पिरेशन के टाइप, एरोबिक, एनारोबिक, फर्मेंटेशन देख लिया, अल्कोहलिक और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। देन हमने ग्लाइकोलिसिस को पूरा स्टेप वाइज समझ लिया। उसके बाद हमने डिफरेंसेस देखे फर्मेंटेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन में। देन उसके बाद हमने क्या देखा, हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में किस तरीके से इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट हो रहे होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस के नाम देख लिए। देन हमने TCA साइकिल देखा कि किस तरीके से क्रेब्स साइकिल आपकी कहां कहां कौन सा कंपाउंड यूज करके, जैसे लिंक रिएक्शन से आपका एसिटाइल CoA बन रहा था, उसको यूज करके हम क्या बना रहे थे, ऑक्सैलो एसीटेट के साथ उसे यूज करके एसिटाइल को एंजाइम को हम वहां पे सिट्रिक एसिड बना रहे थे जो कि 6 कार्बन कंपाउंड था। सारी चीजें देखी। देन उसके बाद हमने रेस्पिरेटरी कोशेंट देखा कि क्या है, कि वॉल्यूम ऑफ CO2 आपकी इवॉल्व्ड और O2 कंज्यूम्ड का रेशो जो होता है वो कहलाता है आपका रेस्पिरेटरी कोशेंट। कार्बोहाइड्रेट में वो 1 होता है उसका नंबर। देन आपका प्रोटीन्स और फैट्स में डिफरेंट डिफरेंट देखा उसका नंबर। तो ये सारी चीजें लिख लिख कर देखो, याद करो, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। खुद से बना के देखो डायग्राम को, साइकिल थोड़ी टफ है लेकिन लिख लिख कर देखोगे तो सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी। राइट, तो सारी चीज आपको समझ में आई होगी। जो भी डाउट है आप कमेंट में डाल सकते हैं। जितनी भी सारी चीजें हैं आपको समझ में आई होंगी जो भी मैंने आपको समझाया। तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नीट मार्बल्स बाय अनअकैडमी, और जो भी आपके डाउट्स हैं चाहे वो एकेडमिक हो नॉन एकेडमिक हो कमेंट में आप डाल सकते हैं। कोई भी आपको रिलेटेड इशू हो, चाहे वो सिलेबस से रिलेटेड है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कुछ भी आपको डाउट है आप कमेंट में डाल सकते हैं, आपको सॉल्यूशन उसका मिल जाएगा। राइट, तो जो भी डाउट है कमेंट में डालना जरूर। आप ये सारी चीजें किया कीजिए, क्योंकि इससे आपके जो भी आपके डाउट्स हैं हमें पता चलते हैं, फीडबैक हमें मिलता है कि हाँ स्टूडेंट को ये समझ में आ रहा है, ये वाली चीज में डाउट हो रहा है, तो उस चीज पे हम और वर्क करेंगे। राइट, तो थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स।